अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, असम्बली से तहरीक इंसाफ तकरीबन आउट हो चुकी है और एक मरतबा फिर से हुकूमत की तरफ से इस्तीफ़े मंजूर करने का सिलसिला जो है वो उसी स्पीड से जारी है। 43 इस्तीफ़े आज भी हुकूमत ने मंजूर कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन से, इससे पहले मंजूरी लेने के बाद। और जो PTI का एक स्ट्रेटजी थी कि अगर 35 इस्तीफ़े पहले मंजूर हुए, दोबारा 35 मंजूर हुए, तो अब जो बाकी अरकान हैं उनको पार्लियामेंट में वापस लाकर हम अपोजिशन लीडर की तब्दीली को मटीरियलाइज़ कर लेंगे, राजा रियाज साहब को हटाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके लिए कल वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी गए। इसके अलावा इससे पहले देखा जाए तो कौमी असम्बली भी गए, जहाँ पर ताले लगे हुए मिले उनको। तो कोशिश के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई स्पेस नहीं दी गई और ये वही हुकूमत है जो इससे पहले क्लेम कर रही थी कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वापस आकर सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए, सड़कों पर एहतजाज नहीं करना चाहिए। और अब उन्होंने तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। दूसरी जानिब PTI है जो ये कह रही थी कि मास्टर स्ट्रोक है असम्बली से निकलना और फ़ॉरेन फंडिंग, इसके अलावा फ़ॉरेन कंस्पिरेसी पे चलने वाली जो हुकूमत है इसका हिस्सा ना बनने के लिए पार्लियामेंट को हमने छोड़ा है। लेकिन वो दोबारा से दरख्वास्तें करती रही कि हमें वापस आने दें, लेकिन नहीं आ सके। तो दोनों जानिब से हमने देखा कि अपने स्टांस से जो है वो पीछे हटने की एक ट्रेंड देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर IMF की बात कर ली जाए तो मुल्क की जो इकॉनमी है वो स्टैंड स्टिल पे दिखाई दे रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये एग्री किया है कि IMF की शराइत मानने को तैयार हैं, उनको कन्वे कर चुके हैं। और IMF को यकीन दहानी भी करवाई है कि गैस और जो पेट्रोलियम लेवी है उसको बढ़ा देंगे हम, और यकीन दहानी जो है इस करवाने के बाद गैस को जल्दी महंगा कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी की जो प्राइस है उसको भी बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आवाम के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। गज़ाला सैफ़ी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, तहरीक इंसाफ हैं। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख फ़याज़ुद्दीन साहब मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गज़ाला साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आप ये बताइएगा कि कल हमने देखा तहरीक इंसाफ के मुतादिद अरकान जो हैं वो आमिर डोगर साहब की सरबराही में पहले पार्लियामेंट जाते हैं, फिर स्पीकर के पास जाने की कोशिश करते हैं उनसे मुलाकात के लिए, फिर इलेक्शन कमीशन जाते हैं, लेकिन इस्तीफ़े उसके बावजूद मंजूर हो जाते हैं आपकी दरख्वास्त देने के बावजूद। कहा यह जा रहा है कि PTI ने एक सुसाइडल मूव की इस्तीफ़े देकर, और उनकी अपनी स्ट्रैटेजी जो है उनकी अपनी राह में हायल हो चुकी है अब। तो कैसे अगर देखा जाए रेट्रोस्पेक्ट में तो देख रहे हैं अपनी इस मूव को आप, जिसको पहले मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे आप? देखिए, मास्टर स्ट्रोक की अपनी जगह है, क्योंकि अवाम जो है वो सड़कों पे थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम की रिप्रेजेंटेटिव है, अवाम की हम ख्याल है और अवाम हमारी हम ख्याल है। तो उस वक्त जो हमने रिज़ाइन किया और बाहर आए उसका मुख्तलिफ अंदिया था। और इस वक्त देखिए, अगर सारे के सारे पार्लियामेंटेरियंस जो कि PTI के थे उस वक्त, नेशनल असेंबली के जो मेंबरान थे, अगर वो सारे का सारा नंबर कुछ ही दिनों के बाद वापस जाने की कोशिश करता, तब आप ये कह सकते थे कि ये यू टर्न है और इन्होंने अपना जो ख्याल है वो बदला है और दूसरी तरफ जाने की कोशिश की है। मगर आप ये देखिए कि जब 11 इस्तीफे इन्होंने, पहले तो इन्होंने कहा कि हम इन इस्तीफों को मानते ही नहीं है क्योंकि फोटोकॉपीड इस्तीफे हैं और इसमें लोगों के सिग्नेचर भी सही नहीं है, तो हम इंडिविजुअली बुलाएंगे। हालांकि असल तरीका ये था कि जब इस्तीफे दे दिए गए थे तो सीधे इलेक्शन कमीशन पहुंचा दिए जाते, मगर इन्होंने हर चीज पे एतराज किया और उसके बाद कुछ महीनों के बाद सिर्फ 11 इस्तीफे जो है वो मंजूर किए और फिर उसके बाद उस पर इलेक्शंस भी करा दिए गए। अब फिर उसके शेख साहब आपकी जानिब आता हूं, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। जी गज़ाला साहिबा। जी, असल बात यह है कि अगर हम लोगों ने जल्दी की होती और वापस जाने की तैयारी की होती, या हमारा कोई प्लान होता कि हम किसी किस्म के पर्क्स लेने को तैयारी में हैं, या हमारा सिर्फ मकसद इस वक्त ये जो हम कल लोग खड़े हुए हैं जो कि 46 मेंबरान थे कल, और हमने कोशिश की कि हम अपने रेजिग्नेशंस वापस लें, इसलिए क्योंकि राजा रियाज हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट एक ऑपोजिशन लीडर बन के बैठा हुआ है, जिसने ये तक कहा है कि मैं PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो जब हम ख्याल, हम दिमाग सब बैठे हुए हैं एक साथ और अपनी अपने हिस्से बांटे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो और फिर मुसलसल हमसे ये कहते रहे कि आप पार्लियामेंट में आइए
सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से भी यही आया कि गजाला साहिबा, राजा रियाज साहब आपकी नुमाइंदगी क्यों करेंगे? आप तो अपोजिशन है ही नहीं, आप तो पार्लियामेंट के प्रोसेस से बाहर आ गए। राजा रियाज जो है वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़के लौटा हुआ आदमी है जी, लेकिन आप असेंबली छोड़ चुके हैं। बन के बैठा है और आज भी अपने आप को पीटीआई का कहता है। तो अगर वो पीटीआई का नहीं है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा नहीं रहा जब सिंध हाउस में ये तफरकेबाजी हुई और इन्होंने खरीदो फरोख्त का बाजार लगाया और फिर इन्होंने लोटे जो है वो प्रोवाइड किए पार्लियामेंट को, तो उसका हिस्सा है वो। तो हम राजा रियाज को कैसे गजाला साहिबा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सिंध हाउस में मौजूद लोगों में से कितने लोगों ने वोट दिया था? देखिए उस वक्त नॉट इवन अ सिंगल वन एज फार एज आई रिमेंबर। देखिए ये तो स्ट्रैटेजी यही थी ना कि ये वोट उस वक्त देंगे कि अगर हम लोग पार्लियामेंट के अंदर आके वोट डालते। वोट तो डाला नहीं, जब उस तरफ जब हम आके वोट डालते तो उस वक्त फिर ये इनका नंबर काउंट होता। इन्होंने तो हमें जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चूज होने के लिए हम लोग उससे पहली बार वॉकआउट कर गए थे। तो ये लेकिन असल नुकसान तो आपके इत्तेहादियों ने पहुंचाया आपको। देखिए इत्तेहादी हो या लोटे हो या जो भी हो, इस वक्त जो इत्तेहादी लोटे तो नहीं होते ना, वो अपना फैसला कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, मैंने इत्तेहादियों को तो लोटा नहीं कहा, मैं तो अलग एक जो हमारी पार्टी के लोग थे जो उन्होंने छोड़ा उनकी बात कर रहे हैं। मगर असल मकसद यहाँ जाने का पार्लियामेंट में इस वक्त ये था, और जब हम अपनी रेजिग्नेशन वापस लेने की दरख्वास्त ईमेल के थ्रू, दफ्तर बंद कर दिए गए 4 दिन के लिए, पार्लियामेंट ही क्लोज कर दिया, पूरा पार्लियामेंट हाउस बंद कर दिया, हत्ता कि बैंक की जो वहाँ ब्रांच है उसको भी ब्लू एरिया में ट्रांसफर किया इन्होंने। गजाला साहब, जब खान साहब ने कहा था कि इस्तीफे दे दीजिए पार्लियामेंट से, पर्सनली आपने अग्री किया था उनके डिसीजन से, या आपके पास ये राइट ही नहीं है डिसएग्री करने का चेयरमैन से? नहीं, बिल्कुल डिसएग्री करने का राइट नहीं है। डिड यू डिसएग्री विद हिम? वी अग्रीड विद हिम व्हेन ही सेड, तो हमने कहा ठीक है, जब चेयरमैन कह रहे हैं तो हमने अग्री किया। अच्छा। मगर और हमने इस्तीफे लिख के दिए, मगर जब इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किए तो फिर इस वक्त इन्होंने एक साथ पहले खुद क्यों कहा कि तुम आओ पार्लियामेंट में। लेकिन आपने कहा कासिम सूरी साहब ने तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। हमने कहा तो इन्होंने क्यों नहीं मंजूर किए? फिर एक एक करके इन्होंने कहा हम बुलाएंगे, हम इन इस्तीफों का इस्तीफा नहीं मानते, एक एक करके बुलाएंगे। इन्होंने बारहा ये कहा प्रोग्राम्स में भी और वैसे अपने स्टेटमेंट्स के अंदर भी कि आप लोग आइए और पार्लियामेंट में बैठिए, आप लोग सड़कों पे मत लड़िए। ठीक है, पॉइंट आ गया, इसका जवाब मैं ले लेता हूँ। अपना ऑपोजिशन लीडर अपनी पसंद का हम चूज करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कल इलेक्शन हो और फिर ये बंदर बांट करें और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर ये बिल्कुल किसी तरह से चाहते हैं कि तहलील हो जाए, इमरान खान गायब हो जाए सियासत से, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। शेख फयाजुद्दीन साहब, आप पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि राजा रियाज साहब भी आपके साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा आपने ये कहा है कि जी पार्लियामेंट में वापस आई है लेकिन उसके बाद इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए, तो आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तो खुद गन बली जो है ना वो डाल दिया इस तरह से कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो अब किसको अक्यूज़ करें? आपके यूटर्न की बात करें या पीटीआई के यूटर्न की बात करें? भाई मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश थी कि जमहूरी अमल चलता रहे, और उसके लिए हमने पूरी कोशिश की कि पंजाब असम्बली को भी ना तोड़ा जाए और केपी असम्बली को भी ना तोड़ा जाए, ताकि मुल्क में अदम इत्मीनान की फिजा पैदा ना हो और जमहूरी अमल अपना वक्त पूरा करे, असम्बली अपना वक्त पूरा करे। लेकिन इमरान खान साहब तो किसी की सुनते ही नहीं है ना। उन्होंने एक तरफा, हालांकि परवेज इलाही भी साहब भी यही चाहते थे, और बकौल परवेज इलाही के पंजाब असम्बली के 99% मेंबर ये चाहते थे कि असम्बली ना तोड़ी जाए। लेकिन एक शख्स ने अपनी अनाक जो कैदी है उसने अपनी मर्जी के मुताबिक असम्बलियां तोड़ दी और जमहूरी अमल को सबोताज कर दिया। और दूसरी बात यह कि जब वो असम्बलियां इन्होंने तोड़ दी तो फिर हमारे पास और कोई चाराकार नहीं था कि इन्होंने ये कहा था कि हम इस कौमी असम्बली पे इस्तीफे देके उस पर लानत भेज रहे हैं, तो हमने वो लानत वापस कर दी, हमने वो लानत वसूल नहीं की। तो ये आप क्यों चीख रहे हैं? ये तो खुद कहते थे कि हम असम्बली में वापस नहीं जाना चाहते, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गए थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। शेख साहब, कदा कलामी की माजरत, आपने कहा कि हमने पूरी, तो आप ये क्यों सीखा हो रहे? आपने कहा हमने पूरी कोशिश की कि असेंबली ना तोड़ी जाए। मैं 2 बयान कोट करना चाहता हूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि सियासत छोड़ दूंगा अगर असेंबली इन्होंने तोड़ी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ असेंबली तोड़े, मैं नाम चेंज कर लूंगा अपना। तो आप तो इंस्टिगेट कर रहे थे उनको कि प्लीज ये काम कीजिए। नहीं, ऐसी आदत नहीं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये कहा था कि अगर ये 86 बंदे ले आएंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सर चैलेंज तो आप कर रहे थे। सॉरी 88 बंदे, आप उनका बयान निकाल कर दोबारा चला सकते हैं
कि उन्होंने ये कहा था कि अगर इनके पास 88 आदमी हो गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बट यू वर ये ऐसे चैलेंजिंग बयान नहीं पीटीआई होने टू चाहिए डिसॉल्व द लेकिन असेंबली। उनका ये बयान सही साबित हुआ कि इनके पास 86 बंदे थे, 88 बंदे नहीं थे। और 86 बंदे भी आखिर वक्त तक ये 12 बजे सर तक तहलील तो हो गई ना सर। मनाते रहे और उनसे हल्फ देते रहे कि आप वापस आ जाएं, हम असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो ये खैर ये तो सियासी बातें हैं। तो 12 उन्होंने असेंबली तोड़ दी, तो उसके बाद जब असेंबलियां पंजाब की और केपी की तोड़ दी तो फिर हमने सोचा, हमारी पार्टी ने और पीडीएम ने सोचा कि ये जो लानत भेज रहे थे असेंबली पे, ये वापस कर दी जाए इनको। सर तो जो आज 43 इस्तीफे जो मंजूर किए हैं, ये 1 बाय 1 गए हैं स्पीकर साहब के पास? सर ये गए तो नहीं, लेकिन इन्होंने खुले आम मुख्तलिफ चैनल्स पे आकर और मुख्तलिफ फोरम्स पे आके इन्होंने कहा था कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। एक दफा उन्होंने नहीं कहा, 20 बार मुख्तलिफ फोरम्स पे इन्होंने ये कहा था कि हमारे इस्तीफे 35 क्यों मंजूर किए, सब मंजूर किए। सर काफी मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे ना। मैं मिसाल दे देता हूं आपको, कराची के हो गया कि ये अब नहीं आना चाहते, तो काफी मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। शकूर शाद साहब जो कराची से हैं, उन्होंने कहा कि सिग्नेचर ही मेरे नहीं है इस्तीफे के ऊपर, हो सकता है ऐसे और अरकान भी होते, लेकिन आपने सबके इकट्ठे ही मंजूर कर लिए इस्तीफे। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग असेंबली में आ गए थे, जान जमाली साहब असेंबली में आ गए थे, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। इसी तरह मोहम्मद मियां सोमरो साहब का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। इसी तरह और भी चंद हैं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए, जो असेंबली में आके असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा बन गए, तो उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। जो खुले आम और बांग दोहल जो कह रहे थे कि हमने इस्तीफे दिए, हम असेंबली में नहीं जाएंगे, तो उनके इस्तीफे मंजूर किए। शेख साहब आपको लगता है कि आपको लगता है जी, आपको लगता है हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए? अब ये रोना पीटना किस बात का, ये मातम किस बात का है? शेख साहब आपको लगता है कि निगरान सेटअप आप तहरीक इंसाफ की कोई भी राय लिए बगैर ले आएंगे तो क्या मुल्क में स्टेबिलिटी रहेगी उसके बाद? स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी इस वक्त सारी की सारी तहरीक इंसाफ पे है, और इनका पता नहीं ये किस एजेंडे पे हैं। ये चाहते हैं कि मुल्क में हम इस्तेकाम रहे ताकि माशी तौर पे हमारी रियासत फेल हो जाए। आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब हर दफा हर फोरम पे ये कहते हैं कि हम श्रीलंका बनने वाले हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी मुहिब वतन आदमी ये बयान दे सके। आपको इनके वजीर खजाना का बयान भी याद होगा, जो उनका जो ऑडियो लीक हुई थी वो भी याद होगी कि वो मोहसिन लगारी से कह रहे थे कि आप जो IMF की शराइत हैं वो हम एग्री न करें। तो उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा। तो वैसे सर वो मिफ्ता इस्माइल साहब एक शख्सियत हैं, वो वैसे एग्री करते हैं इस बात से। माटो क्या है, इनका एजेंडा क्या है? हालांकि देखे ना, इलेक्शन अगर 4 महीने बाद भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन सर मिफ्ता इस्माइल साहब एग्री करते हैं इस बात से कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। होना चाहिए, जबकि आजकल वो माशी तौर पे जिस बुरान में मुल्क को ये फंसा गए हैं और उसमें हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि इनकी कोशिश है कि ये बुरान मजीद गहरे से गहरा चला जाए और पाकिस्तान एक फेल स्टेट बन जाए। नहीं सर, डिफॉल्ट की बात क्या डिफॉल्ट नहीं होगा, हम इस बुरान से निकलेंगे। डिफॉल्ट की बात क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ कर रही है? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, आपकी पार्टी के मेंबर हैं। आप देखते जाइएगा, देखें ना हम डिफॉल्ट से बचेंगे बल्कि हम IMF का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सिर्फ वो जमात थी जो 13 से लेकर 17 तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया था। वो वाहिद प्रोग्राम है जो IMF का जो मुकम्मल हुआ था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किया था। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ स्टेबिलिटी भी आती जाएगी, माशी हालात भी बेहतर होते जाएंगे, और जिस दलदल में ये तहरीक इंसाफ मुल्क को फंसा गई है, हम इंशाल्लाह उसमें से इसको निकालेंगे। लेकिन 98 में सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाजी थी जिसने फॉरेन करेंसी अकाउंट भी जो है ना वो फ्रीज कर दिए थे। इस बार तो ये प्लान नहीं है आपका? आपको याद होगा कि जब एटमी धमाके किए गए थे तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दी थी। उस वक्त हमारा 400 मिलियन का डॉलर का ज़र मुबादला था सिर्फ। उसके बावजूद पाकिस्तान ने ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि माशी तौर पे तरक्की भी की, और 13 से 17 तक जो तरक्की पाकिस्तान ने की है वो रिकॉर्ड तरक्की है। आपने देखा होगा कि मोटरवेज मुस्लिम लीग ने बनाई है, बिजली के कारखाने मुस्लिम लीग ने लगाए हैं, LNG के स्टेशन मुस्लिम लीग ने लगाए हैं। वो तमाम तरक्की जो आपको नजर आएगी पाकिस्तान में, वो मुस्लिम लीग के दौर में हुई। ठीक है, चले मजीद बात करते हैं पंजाब की सियासत पर भी मजीद बात करते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल इस्तीफों की पॉलिटिक्स चल रही है इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक शामिल काम में, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली की जो पॉलिटिक्स है उससे मुतल्लिक बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर करने का सिलसिला हुकूमत की तरफ से जारी है। इसके अलावा पंजाब के हवाले से भी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ख़ास से वाज़े हैं। और अगर बात की जाए परवेज़ इलाही साहब की तो वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के अगेंस्ट, उनकी तकर्री के अगेंस्ट। और तहरीक इंसाफ अब ये क्लेम कर रही है कि पंजाब में जिन अफसरान की तैनातियाँ की जा रही हैं वो भी मुतनाज़ हैं। तो इस पर हम बात करते हैं। गज़ाला साहिबा, पंजाब के अंदर PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन रिवर्स भी होता है, उसके बावजूद डिस्क्रिशन तो आपकी नहीं है निगरान वज़ीर आला का इंतखाब करना, तो फिर फ़ायदा क्या है इस एक्सरसाइज का? देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बायस्ड लोगों को मुसलसल भर्ती किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस स्टैंड को, जिसमें उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम असेंबलियां तहलील करेंगे, वो भी इन्होंने इसीलिए कि इलेक्शन की डेट चाहिए हमें और अवाम वेट कर रही है। अभी ये और भी IMF के और बातें भी मंजूर करेंगे बगैर अवाम का ख्याल किए हुए, जिसमें फ्यूल की प्राइस भी बढ़ाएंगे, जिसके अंदर लोगों की जिंदगियों को लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा रहना। आपको पता है पाकिस्तान के कोई 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में इसीलिए रहते हैं कि 3-4 लोगों की मिलके तनख्वाहों से गुजारा हो जाए, घर में रोटी आ जाए, मगर अब ये भी नहीं हो पाएगा। तो गज़ाला साहब, IMF के अलावा कोई सोल्यूशन है? देखिए, IMF के अलावा अगर सोल्यूशन नहीं है तो IMF की कुछ शर्तें जो हैं, जो कि कड़ी शर्तें हैं, जो कि आपको पीस रही हैं आपकी कौम को, तो उन पे निगोशिएट हो सकता है, उनको उनके लिए आसानियां की जा सकती हैं, बात की जा सकती है। बट ये तो नहीं है कि आपके पास आप छापे लगाएं, आप बैठे हुए लंदन के अंदर, आपके लीडर, आपकी वो लीडर साहिबा जो कि कल उनको नींद नहीं आती थी, रोटी अगर 2 रुपए महंगी हो जाती थी तो अब 20 रुपए से ऊपर की रोटी हो गई, तो उन्हें शर्म नहीं आ रही है और वो डिजाइनर बैग्स और डिजाइनर शॉल्स और डिजाइनर सूट्स पहन के घूम रही हैं लंदन के अंदर, जहाँ पे मेरा ख्याल वहाँ वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली बात है कि अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो, ये वाला इनका दिमाग है। ये इस किस्म के लोग क्या मुल्क को बचाने के लिए आए? ये मुल्क को तबाह करने आए हैं। ये बिजली का बहरान जो कल 24 घंटे से ज्यादा बिजली गई रही और अभी भी पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं है, उस पर सवाल ये निशान उठता है कि किस किस्म का क्या हो रहा है अंदर और कौन सी चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं आवाम से। क्या किया है इन्होंने इन 24 घंटों के अंदर? पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स क्या महफूज है? क्या ये महफूज हाथों में है इस वक्त पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे ये लोग अपने हर नए स्टेप के साथ? ये बैठ के लंबी लंबी बातें करना और पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने में ये लोग पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। नहीं, मोहसिन नकवी साहब कैसे मुतनाज़ शख्सियत हैं, क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेट भी नहीं रहे, पब्लिक ऑफिस भी कभी होल्ड नहीं किया, तो सवाल यही हो रहा है कि उनकी जो शख्सियत है उसको मुतनाज़ कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? वो एक करप्ट इंडिविजुअल हैं। दूसरी बात ये वो बायस्ड है, और एक बायस्ड बंदा पंजाब के अंदर दोनों लोगों की मुश्तरका उसके साथ ताउन के साथ एक गवर्नमेंट बननी चाहिए। वही गवर्नमेंट, इसीलिए हम राज्य रियाज के लिए भी हम जा रहे थे। 42 और 43 का कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। जाने का मकसद सिर्फ ये था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें राज्य रियाज नहीं चाहिए। फिर इसके बाद ये कि अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन जिसका ये रोना रोते रहे हैं उसको बिल्कुल दगरगू करके और पाकिस्तान को एक डब्बे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 करोड़ अवाम की आवाज को एक जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा माइक्रोफोन बंद करेंगे? अवाम जब निकल आएंगे अगर सड़कों पे और गलियों में निकल आएंगे भूखी अवाम, तो फिर ये क्या करेंगे उस वक्त? ये इस वक्त जो स्ट्रैटेजीज पुरानी कोशिश कर रहे हैं वो मादूम हो चुकी हैं और अवाम अवेयर हैं, और वो इनकी इस जो हरकतें ये कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को जिस तरह पीसने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को ये तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गज़ाला साहिबा, अगर PDM के साथ बैठ के आप किसी नाम पे इत्तेफाक कर लेते तो इलेक्शन कमीशन के पास ये बॉल जाता ही नहीं। ये बैठना नहीं चाहते, झूठे लोग हैं ये। कब बैठना चाहते हैं? कब इन्होंने बैठने की? झूठ बोलते हैं मीडिया पे बैठकर और बैठने की बात करते हैं। अभी अगर हम इनके साथ बैठने जाएंगे उसी दिन दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। ये वो लोग हैं। वेलकम तो करें। डू दे एवर वेलकम अस? नेवर। दे विल नेवर वेलकम अस, बिकॉज इनका एजेंडा है अपने आप को केसेस से बचाना। कल राव अनवार को बचा लिया
हर किस्म के वो केसेस अपने आप से मुबर्रा हो रहे हैं ताकि दुनिया को कल कह सकें कि जी हम पे झूठे केसेस लगाए गए। नहीं, वो एटीसी ने छोड़ा है, वो तो पीडीएम ने नहीं छोड़ा ना। अब जो भी कर लें आप, अच्छा, देखिए अब जो भी कर लें। चलें इसका मैं जवाब लेता हूँ शेख साहब से। शेख फयाज साहब, वो पीटीआई का गिला यही है कि आप कहते सिर्फ ये हैं कि बैठ के बात की जाए, लेकिन डायलॉग के लिए आप तैयार नहीं होते। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर अब जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, अगर आप तहरीक इंसाफ को शामिल गुफ्तगू कर लेते इससे पहले तो दोबारा से बंद गली में मामलात ना जाते जो अब चले गए हैं। पीटीआई एहतजाज की कॉल दे रही है। अब बात यह है, जरूर इनका जमहूरी हक है ये एहतजाज की कॉल दें और उसका अंजाम भी देख लें। 25 मई को भी इन्होंने कॉल दी थी, उसका अंजाम देख लिया था इन्होंने। तो अवाम जो है इतने बेवकूफ नहीं है, तो एहतजाज इनका हक है, हम इन्हें एहतजाज से नहीं रोकेंगे। कानून के दायरे के अंदर जो भी एहतजाज करें हमें उसमें कोई इतराज नहीं। जहां तक इनका नकवी साहब, मोहसिन साहब पे इतराज है, तो हम अगर फरिश्ते को भी नॉमिनेट कर देते तो इन्होंने उन पे भी इतराज करना था। नहीं, वो प्ली बारगेन कर रखी है, वो कहते हैं 52 लाख रुपए की मुतफिक हुए हैं। ये इमरान खान साहब का माटो ये है कि अगर वो हुकूमत में हो तो वो अपोजिशन को नहीं मानते, अपोजिशन में हो तो वो हुकूमत को नहीं मानते। आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाबात में 6 माह के बाद ये फिर सड़कों पे आ गए थे। फिर इन्होंने जब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बना दिया था इलेक्शन कमीशन की सरबराही में, जिन्होंने ये तहकीकात की थी और उन्होंने कहा था कोई इलेक्शन में साजिश या मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, तो फिर इन्होंने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हर वो फैसला जो इनके हक में हो वो दुरुस्त है, और जो फैसला अदलिया या कोई भी फोरम इनके खिलाफ करे वो गलत है। शेख साहब, जी शेख साहब, दो एतराज़ात हैं। जमहूरियत अफ़ाम व तफ़हीम का नाम है। दो एतराज़ात हैं पीटीआई के ना, से ही रास्ते निकलते हैं। और इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, चोर डाकू पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। वो तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं। जब असम्बली में थे तो उस वक्त भी तैयार नहीं थे, जब असम्बली से वो बाहर निकल गए हैं तो वो अब फिर भी तैयार नहीं है। शेख साहब, वो बात करने के लिए पार्लियामेंट हाउस गए थे ना, शहबाज शरीफ साहब ने और राना सनाउल्लाह सब लीडरों ने कहा था कि आए हम मिल बैठ के इलेक्शन रिफॉर्म्स पे भी बात करते हैं और जो भी मसाइल हैं उस पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हूं, इनके साथ बैठने के लिए तैयार। शेख साहब, वो बात करने के लिए पार्लियामेंट हाउस गए थे, आप वहां पर, और पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि ये इक़्तिदार में आए थे। शेख साहब, बात करने के लिए वो पार्लियामेंट हाउस गए, आपने ताले लगा दिए, स्पीकर हाउस गए, वहां ताले लगा दिए, और अब आप ये गिला कर रहे हैं बात वो नहीं करते। भाई आपको भी पता है कि 4 दिन के लिए कौमी असम्बली और सेनेट दोनों बंद कर दी गई थी कि फायर हो गया था। तो फायर के दौरान क्या असम्बली खुली रहती? लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा दिया जाता? जब तक पूरी तरह से तसल्ली ना हो जाती असम्बली को कैसे खोला जाता? अच्छा। फायर शायद पता नहीं, हमने तो अल्लाह रहम करे हमारा तो ये ज़हन है नहीं, ये कुदरती फायर लगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 4 दिन की छुट्टियां की गई थी। असम्बली भी बंद थी, सेनेट भी बंद थी। शेख साहब, इनको इतना ही शौक था असम्बलियों में आने का, तो जब राजा परवेज अशरफ साहब ने भी इनको, जब इनका वफद मिला इस्तीफे देने के लिए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आप असम्बली में आ जाए, तो उस वक्त ये आने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा। बाद में इनको शायद कुछ समझ आई कि ये इंतहाई अहम काना मूव थी और फिर उसे वापस लेने के लिए आए, तो उस वक्त स्पीकर साहब ने वो उनके इस्तीफे मंजूर कर लिया और मैं समझता हूँ कि उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। शेख साहब, इमरान खान साहब के को तो ये वक़्त देते ही नहीं है, असम्बलियों पे तो लानत भेजते हैं। क्या ये तहजीब है कि पाकिस्तान का जो सबसे ऑगस्ट हाउस है उस पर लानत भेजी जाए और फिर उसी में आने के लिए मिन्नतें तरले किए जाए? तो अब ये इंतजार करें, इंशाल्लाह अगस्त में हमारा जो टेन्योर है पूरा होगा और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और अवाम ने फैसला करना है कि हुकूमत का हक किसका है। उस वक्त शेख साहब, इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो मुल्क को स्टेबल रहने दें, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। ये फितना खान साहब से हमारी दरखास्त है कि सिर्फ 4 महीने की और बात है, इंतजार कर लें। शेख साहब, इमरान खान साहब के 2 एतराज़ात हैं। पहला ये कि प्ली बारगेन कर रखी है मोहसिन नकवी साहब ने, इसलिए वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है जरदारी साहब जिसमें कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है। इस बात के ऊपर वो कह रहे हैं कि क्लियर बायसनेस है और दे हैव इंस्टॉल्ड देयर ओन मैन जस्ट अगेंस्ट आवर फेवर, कि हमारे साथ जो है वो कुछ अच्छा ना हो अगले इलेक्शन में। बात यह है कि सुप्रीम कोर्टें खुली हुई हैं, आए जाएं, अपने इतराज़ात रखें। अगर वो कोई वैलिडिटी होगी तो वो जरूर सुनेंगे और वरना उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। इनका तो हर वो काम है कि इन्होंने मुल्क को आगे नहीं चलने देना। मैं ये कहता हूं कि जो 8 महीने की असम्बली थी उसको तो इन्होंने तोड़ दी है, तो 3 महीने का जो इंटरिम वजीर आला आया है और जिसने डे टू डे वर्किंग करनी है उस पर इनको क्या इतराज है? 6 IG इन्होंने अपने 3 साल में बदल दिए हैं।
अगर वजीर आला जो नए आए हैं, जो आर्जी तौर पे हैं और अबूरी वजीर आला हैं, उन्होंने अपनी पसंद के वो आदमी लगा दिए हैं आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो गैर जानबदार हैं, तो इनको तकलीफ हो गई है। ये मिल के खेलने के माहिर हैं, ये गोद में बैठकर एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत में आने के कायल हैं, इलेक्शन लड़ के आने के कायल नहीं है। अच्छा, मेहरबानी करें, 4 महीने इंतजार कर लें, मुल्क को अदम काम का शिकार ना करें और इलेक्शन में हिस्सा लें। अवाम ने जिसके हक में फैसला कर दिया उसका हक होगा कि वो हुकूमत चलाए। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। गजाला साहिबा, अगर ये सारे इश्यूज़ की बात की जाए जो ग्रीवेंसेस हैं तहरीक इंसाफ के, बेशक वो इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में हो, वो निगरान वज़ीर आला के बारे में हो, इस्तीफ़ों के बारे में हो, ये सारे के सारे आपके अपने इनिशिएटिव थे। असम्बलीज़ आपने डिज़ोल्व की और उसके बाद एक मसला खड़ा हुआ निगरान वज़ीर आला का, फिर असम्बली से इस्तीफ़े आपने दिए, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की मंजूरी पे भी आपको एतराज़ है, तो तमाम इक़दाम तो आपने खुद किए अपने अगेंस्ट। देखिए, ये बातें तमाम इक़दाम हमने अपने अगेंस्ट कर लिए, तो अब जो ये झूठ बोल रहे थे दुनिया में बैठ के, पहले तो उन्होंने अवाम को ये झूठी कहानी, इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता कि 2 पार्टीज आपस में खेल खेलते हैं, एक बारी मेरी तो एक बारी तुम्हारी। जब थर्ड पार्टी इमर्ज हुई 22 साल की जिद्दोजहद के बाद, इमरान खान की 22 साल की जिद्दोजहद के बाद, वो एक पार्टी इमर्ज हुई एज अ नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको अवाम ने चूज किया। और वहां पर इनको तकलीफ हो गई कि अवाम की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गई, उन्होंने उसको सिलेक्टेड का नाम दे दिया। अब खुद जो सिलेक्टेड होके बैठे हुए हैं उसमें इनको कोई इतराज नहीं, ये खुद बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हर कुछ करना चाहते हैं। अगर इनके साथ जरा भी इनको इधर से उधर हो जाते तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि इन लोगों को, जैसे कल बैठे हुए थे वो पावर मिनिस्टर, मतलब ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे और दस्तगीर साहब, अवामी नुमाइंदे का हक ही नहीं है उस पे बैठने का। और फिर उसके बाद देखिए, इमरान खान एक ऑनेस्ट और सच्चा लीडर है, उसको ना बेईमानी करनी है ना करने देनी है। उसने अपने प्यारे साथियों तक को छोड़ दिया किसी भी मिस अप्रोप्रिएशन की वजह से। आप ये देख सकते हैं कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है पाकिस्तान का जो सच्चा और खरा लीडर है, जिसने बेईमानी नहीं की, जिसने चोरी नहीं की। इन्होंने हर किस्म के उसके ऊपर गंदगी के इल्जाम, वीडियोज, ऑडियोज न जाने क्या कुछ करने की कोशिश की है, मगर ये उसमें नाकाम रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि अगर ये 45-46 लोग पार्लियामेंट में आके बैठ जाएंगे। नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब की तो अपनी ऑडियो लीक हो गई थी जी, उनको कैसे एक्यूज कर रहे हैं आप? उनकी इसीलिए उन्होंने अपनी एक हल्की सी ऑडियो लीक की ताकि फिर दिखाएं राउंड ऑफ किया, आप कह रही हैं। देखिए, ये लोग करप्ट प्रैक्टिसेस के आदी हैं। इन लोगों को छोटी सोच है, करप्शन इनका जो है वो जिंदगी का तरीक़ाकार है। अब जो बेगम साहब अभी बाहर गुची के बैग्स और गुची का डिजाइनर कोट के साथ डिजाइनर, गजाला साहब ये तो नॉन इशू है ना, आप पर्सनल कमेंट्स ना कीजिए। नॉट अ नॉन इशू, दैट इज एन इशू। हाउ कैन यू हैव ऑल दोस थिंग्स व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग? बट इज दैट अ पब्लिक एक्सचेकर मनी? नहीं, सवाल होगा क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की आप गर्दनों पे छुरियां चलाने के बाद खुद अय्याश, और कहाँ से आई ये 2200 गाड़ियां जो अभी इन्होंने रेजली लाइफ गुजारने के लिए अभी इन्होंने इंपोर्ट की हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज अपने लोगों के लिए? नहीं, वो काफ लीग ने भी की हैं जो आपके इत्तेहादी हैं। किया इन्होंने कैबिनेट नहीं, अभी जब पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल खाली हो गए हैं, उसके बावजूद इनकी कैबिनेट की मीटिंग्स लंदन में क्यों होती रही हैं? गजाला साहब आपसे मजीद बात करता हूँ इस पे। वजाद मसूद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया वजाद साहब ज्वाइन करने के लिए। अब वजाद साहब, सवाल ये है कि पीटीआई कह रही थी कि हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है असम्बली से निकलकर, वो वापस आने के लिए दरख्वास्तें देते फिर रहे थे, और जो पीडीएम की हुकूमत है वो ये कह रही थी कि असम्बली वापस आएँ, उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। दोनों में से असूली पॉलिटिक्स कौन कर रहा है सर? असूली पॉलिटिक्स तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हो रही। ये तो जिसे कहना चाहिए ना कि एक मलाखड़ी किसी कैफियत है। आर्टिकल 95 के तहत नो कॉन्फ्रेंस मोशन जो है वो एक दस्तूरी अमल है, उस पे पीटीआई को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। पार्लियामेंट का फ्लोर जो है वो पाकिस्तान का कलीदी फैसला साजी का फोरम है। हमारे दस्तूर के मुताबिक वो आला तीन इदारा है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके बाद 10 महीने तक ना सिर्फ ये किससे बाहर रहे, बल्कि अगर मैं गलती नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट से ये
दरखास्त भी की कि जनाब हमारे इस्तीफे मंजूर करवाएं। ठीक है, वो भी बैठे इंतजार करते रहे जो एलाइज गवर्नमेंट की। अब जब उन्होंने देखा कि मामला जो है वो एक नया रुख जो कि जाहिर है कि सियासत तो नाम ही एक सयाल अमल का है ना, एक लिक्विड अमल होता है, फ्लूइड होता है। तो उसमें वो जब उस मुकाम पे पहुंचे जहां उन्होंने समझा कि वो ये कर सकते हैं, उन्होंने पहले 11 के करके देखे, फिर 34, फिर उसके बाद वो शुरू हो गया किस्सा। तो अब मसला ये है कि ये तो प्रे लेके गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई वाले हमारे जो हम वतन बहन भाई हैं। तो फिर तो उसके बाद अब तो ये नहीं बनता। आपको याद होगा कि स्पीकर ने एक से ज्यादा दफे बुलाया कि भाई जो प्रोसीजर है वो ये है कि रुकने असेंबली खुद आके इंडिविजुअली करता है। अब ये वहाँ पे जो है वो पूरा जुलूस लेके जाना चाह रहे थे। आपको भी पता है कि ये तरीकाकार नहीं होता। तो मेरे ख्याल में सियासत को जो है वो बंद कली में नहीं ले जाना चाहिए। ये मैं जाती तौर पर खुश नहीं हुआ ये इस्तीफे कबूल करने से, क्योंकि इस ऑप्शन को खुला रखना साहब, लेकिन अल्टीमेटली तो जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं वो इंडिविजुअली पेश होने की बुनियाद पर नहीं किए, वो तो दोबारा से एक बल्क में कर लिए स्पीकर। जब हमने वो 11 वाला मान लिया था ना प्रोसेस, जो पहले 11 जिनमें फिर गालबन 9 पे इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, एक पे मुल्तान में शाह महमूद अशरफ की साहबजादी ने, फिर वो 11 वाले जब मान लिया तरीकाकार और उसके मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा भी लिया, तो फिर अब इस बात पे इतराज जो है वो वैलिड नहीं रह जाता। वजह साहब आप भी साफ़ी हैं, मोहसिन नकवी साहब का नाम दे देना पहले निगरान वज़ीर आला के लिए, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना, आपको लगता है कि ये प्रिंसिपल स्टांस सही है नकवी साहब के पार्ट पे? इनसे बेहतर इंतखाब मुमकिन था। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम पर्सनली, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज किए दूंगा जिस तरह का पाकिस्तान का जो ओवरऑल हमारा कल्चर है, मोहसिन नकवी पार्टीजान उनका होना जो है वो वाजे है। और अगर मैं गलती नहीं करता, और मैं पहले से जो है वो अपोलोजाइज कर लेता हूँ अगर मेरी राय गलत हो, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक माली तौर पे भी वो शफाफ नहीं है। खास तौर पे जो प्री बार्गेन वाला मामला है उनका, तो अदालत खुद कह चुकी है ना, हमारी एपेक्स कोर्ट कह चुकी है कि अगर कोई साहब प्री बार्गेन करते हैं तो इट इज डी फैक्टो एक्सेप्टेंस एंड एडमिशन ऑफ द अनफेयर एक्शन। ठीक है ना, तभी प्री बार्गेन की ना, तो मेरे 52 लाख रुपए की इससे बेहतर इंतखाब मुमकिन था। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। शेख साहब, आपसे ये सवाल के पॉलिटिकल इश्यूज तो होते रहते हैं, लेकिन जो इकॉनमी है वो बहुत सफ़र कर रही है। सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया कि IMF की डिमांड्स मानने को तैयार हैं, गैस और पेट्रोल महंगा कर देंगे। किस तरफ जा रहा है मुल्क सर? अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मतलब बदकिस्मती से IMF के जो शराइत हैं ये शौकत तरीन साहब ने मुआहदा करके साइन किए थे। ये शराइत हमने नहीं लगाई, ये IMF ने लगाई और शौकत तरीन साहब ने मंजूर की और उस मुआहदे पे साइन किए। अगर हम उससे बैक आउट करते हैं तो जाहिर है कि IMF जो है वो अपने मुआहदे से पीछे हट जाएगा। तो ये मुआहदा तो हमने पूरा करना ही करना है। और ये जो सख्त शराइत है ये हमारी तरफ से नहीं, ये PTI की हुकूमत से एग्री की गई थी और उन्हीं 2019 में शराइत हैं जो शहबाज साहब कह रहे हैं कि हमने मंजूर करनी है। मैं ये, जैसे कि आपने इनसे पूछा, मैं इनसे पूछता हूं कि और हमारे पास कोई रास्ता है? जिस दलदल में ये हमें फंसा गए हैं उसमें से निकलने से IMF के अलावा कोई और चारा है कहीं हम और जाएं? अब तो हमारे दोस्त मुल्कों ने भी कह दिया है कि आप IMF के जब आपसे मुआहदा हो जाएगा तो फिर वो अपने इन्फ्लोज शुरू करेंगे हमारे मुल्क में। अच्छा शेख साहब, एक सवाल यहाँ पर कि आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाकर और इसहाक डार साहब को लाकर क्या तब्दील किया? देखें, ये एक पार्टी का अंदरूनी फैसला है सर, मुल्क का भी है ना। हम मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं, रहे हैं और अब भी हैं, और इसी तरह इसहाक डार साहब भी मुस्लिम लीग का हिस्सा हैं। आपको माजी में याद होगा कि इसहाक डार वो वाहिद वजीर खजाना है जिसने IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में मुकम्मल किया था। और जब वो वजीर खजाना थे तो पाकिस्तान उस वक्त तरक्की की राह पे गामजन था और माशी तौर पे पूरी दुनिया इसे एक्सेप्ट कर रही थी कि पाकिस्तान माशी तौर पे तरक्की की तरफ जा रहा है।
उनके दौर में हमारी एवरेज जो तरक्की थी, जीडीपी थी, वो 4.5% थी और आखिरी साल में 6% छोड़ के गए थे। तो अच्छा। उनके जो साबका तजुर्बा से हम फायदा उठाना चाहते थे, इसीलिए पार्टी ने फैसला किया कि वजारत खजाना उनके सुपुर्द की जाए। आप थोड़ा इंतजार कर लें, हमें उस दलदल से निकलने दें जिसमें अच्छा। पीटीआई इस मुल्क को फंसा के गई है। चलें, देखना होगा कि आवाम को कितना इंतजार करना है रिलीफ के लिए। बहुत शुक्रिया शेख फैसल साहब। गजाला सैफी साहिबा, वजाहत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।